हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इको विद मी। इससे पहले हमने तीन पेपर जो हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के जो तीन पेपर हैं वो हमने कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने किया था दिसंबर 2019 का किया था, ठीक है। उसके बाद हमने किया था जुलाई 2018 का किया है। उसके बाद हमने नवंबर 2017 का किया है और ये हम फोर्थ पेपर सोल्व कर रहे हैं और ये विद एक्सप्लेनेशन फुल डिटेल के साथ इसको हमने कवर किया है। जो भी मैथमेटिकल के क्वेश्चन थे, इकोनॉमेट्रिक्स के क्वेश्चन थे, स्टैट के क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने डिटेल में इन तीनों पेपर के हमने सोल्व किए हैं। और आगे हम जो भी नेक्स्ट पेपर सोल्व करेंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में और विद डिटेल के साथ ही उनको हम कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है और एग्ज़ाम में इसका आपका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या है, क्वेश्चन की फॉर्म का पता लगता है कि क्वेश्चन किस वे से पूछा जा रहा है और किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस वे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आइडियाज़ हो जाते हैं और हम पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो ईजिली सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आज हम जो पेपर करने वाले हैं वो है जनवरी 2017 का पेपर थर्ड, ठीक है। तो ये पेपर हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर अ कार्टल। यानी निम्न में से हमें बताना है कि कार्टल के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। इट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग इन इंडिविजुअल फर्म इज प्रॉफिट। यानी कि एक फर्म क्या है, अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए ये मोटिव रखता है, उसका ये मोटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट डिसाइड्स टू टोटल आउटपुट इन इंडस्ट्री टू विच कार्टल रिप्रेजेंटेड्स। यानी कि ये क्या है, इंडस्ट्री है जो जो क्या है, कार्टल जो है वो जिसका एक कार्टल क्या है रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली बी जो है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट डज नॉट फिक्स द प्राइस एट विच मेंबर्स सेल देयर आउटपुट। यानी कि इसमें क्या है, जो प्राइस है वो डिटर्मिनेट नहीं की जाती है जिस पर जो मेंबर्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली टू स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि उद्योग में क्या होता है, एक ही उद्योग की फर्में जो होते हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। मान लो एक उद्योग है, उसमें 10 फर्में काम कर रही हैं, ठीक है। तो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेल बोलते हैं। और कार्टेल का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि उद्योगों के जो फर्में हैं उनके बीच में जो भी कंपटीशन है, उस कंपटीशन पे क्या है, उस कंपटीशन में रोक लगा के और उन फर्मों का क्या है, प्रॉफिट जो है उसको बढ़ाना, उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, इसका मेन मोटिव होता है, ठीक है। ज़्यादातर ये क्या होता है, जो ओलिगोपोली मार्केट होती है उसमें क्या है, हमारे जो बेनिफिट शेयर हैं उसको कार्टेल मॉडल जो है उसमें इन फर्मों का कोई भी एक गठबंधन है उसके रूप में इसको क्या है, स्वीकार किया जाता है। मेनली जो कार्टेल है वो एक ओलिगोपोली मार्केट में ज़्यादातर बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज डिमांड कर्व हैव ए नेगेटिव स्लोप। मतलब कि जो हमारा मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, नेगेटिव स्लोप का क्यों होता है, इसके रीज़न क्या है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि ड्यू टू इनकम इफेक्ट ओनली एंड सेकंड है ड्यू टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ओनली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोथ। तो डिमांड कर्व जो है वो इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों के कारण क्या होता है, हमारा नेगेटिव स्लोप का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है उसमें क्या है, इसका मेन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मीन क्या होता है कि इसमें मान लो कोई वस्तु है, एक्स वस्तु है, अगर उसके मूल्य में चेंज होता है तो इसके कारण जो दूसरी वस्तु है, वाई वस्तु है, मान लो दूसरी वस्तु वाई है, उस वस्तु की जो भी मात्रा है उसकी डिमांड में कोई भी चेंज आता है, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमर है उसकी रियल इनकम क्या है, उसकी रियल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो क्या है जैसे पहले थी वैसे ही रहती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और सब्सटीट्यूशन जो है
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो हमेशा वस्तु की मांग में क्या है, इंक्रीज करता है, उसकी मांग को क्या है, इंक्रीज करता है, जिस कारण क्या है जो डिमांड कर्व है वो हमेशा क्या है, नेगेटिव स्लोप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंट्री प्रिवेंशन मॉडल ऑफ बेन फर्म चार्ज प्रीमियम ओवर। इसमें क्या पूछा है कि जो वेन का एक प्रवेश मॉडल है, प्रवेश निवारण मॉडल उन्होंने दिया है, तो ये फर्म के किस प्रीमियम पर वसूलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉन्ग पीरियड कम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, ये आंसर होगा। तो बेसिकली समझ लेते हैं कि बेन्स जो है वो अपने प्रवेश मॉडल में क्या बताता है। ठीक है, प्रिवेंशन मॉडल, एंट्री प्रिवेंशन मॉडल में क्या बताता है, बेन के अनुसार क्या होते हैं, जो ओलिगोपोली मार्केट्स होती हैं यानी अल्पाधिकार जो फर्में होती हैं, वो क्या है, जो उनके शॉर्ट रन प्रॉफिट होते हैं उसको इस डर के कारण मैक्सिमाइजेशन नहीं करती है, क्योंकि अल्पकाल में क्या है, बहुत अधिक या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट उन नई फर्मों के प्रवेश को प्रेरित करता है। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि शॉर्ट रन में क्या होता है कि अगर वो अपना ज़्यादा प्रॉफिट दिखाती हैं तो क्या है, नई फर्में आकर्षित होती हैं और वो क्या है, मार्केट में प्रवेश करती हैं। ठीक है, जो उनका प्रॉफिट होता है वो दीर्घकाल में क्या है, बड़ी मात्रा में उसको कम कर देती है। इस डर से वो क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट को वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन नहीं करते हैं। और अल्पाधिकारी जो फर्में होती हैं वो क्या है, शॉर्ट रन बेनिफिट को अधिकतम करने वाली कीमतें नहीं निर्धारित करती हैं। ठीक है, यानी कि वो अपनी प्राइस जो है वो ऐसी रखती हैं जिससे और फर्में जो है वो आकर्षक ना हो। ठीक है, और मार्केट में एंटर ना करें। ठीक है, तो इस प्रकार उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश को रोकती है। और जो पहले से मार्केट में है फर्म जो काम कर रही है, वो क्या है, कीमत ऐसी रखती है कि नई फर्में एंट्री ना करें। ठीक है, तो उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश जो है इस तरह से रोका जाता है। और इसी को क्या कहा गया है कि सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत या फिर एंट्री प्रिवेंशन मॉडल, जो किसने दिया है, बेन ने दिया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है कि एंट्री प्रिवेंशन मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, बेन्स के द्वारा। और ये किससे रिलेटेड है, लॉन्ग पीरियड कम्पिटेटिव प्राइस से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो फर्में होती हैं वो शॉर्ट रन में क्या है, अपनी प्राइस वो है इस प्रकार निर्धारित करती है कि और जो फर्में हैं वो मार्केट में एंटर ना करें। ठीक है, अगर क्यों अगर वो एंटर करती हैं तो उनका जो दीर्घकालीन उनको जो प्रॉफिट होना होता है वो उसको क्या है, कम कर देती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वेल मैच्ड। बट इसमें से कौन सा सही मैच नहीं है वो बताना है। ठीक है, नॉट वेल मैच्ड, तो सबसे पहले है फिशिंग इन द लार्ज लेक, नॉन एक्सक्लूसिव बट राइवल, बिल्कुल सही है, ये प्रतिद्वंदी है लेकिन अपवर्जी नहीं है। ठीक है, नॉन एक्सक्लूसिव है यानी गैर एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट है एयर, एयर क्या है, नॉन एक्सक्लूसिव है एंड नॉन राइवल है। नेक्स्ट है यूज ऑफ अ लाइट हाउस, राइवल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ वॉशिंग मशीन्स, एक्सक्लूसिव यानी प्रति अपवर्जी है ये। ठीक है, अपवर्जी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉट वेल मैच्ड बताना है। तो ये तो सारे क्या है, फिशिंग इन द लार्ज लेक, ये तो क्या है, मैच कर रहे हैं। ऐसे ही एयर जो है वो नॉन एक्सक्लूसिव होती है, नॉन राइवल होती है, यानी कि इसमें कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं होता है, गैर अपवर्जी होती हैं। ठीक है, और ये भी अपवर्जी होता है। लेकिन लाइट ऑफ हाउस है, यूज ऑफ अ लाइट हाउस, ये क्या है, प्रतिद्वंदिता क्या है, रहित होता है। जो प्रकाश का स्तंभ है वो क्या होता है, इसका यूज प्रतिद्वंदिता रहित होता है, क्योंकि ये क्या है, एक पब्लिक गुड्स है। ठीक है, और पब्लिक गुड्स की दो फीचर्स होती हैं, ये एक तो क्या है, अपवर्जन का सिद्धांत इस पे लागू नहीं होता है, और इसमें क्या है, राइवल की जो है वो क्या है, अनुपस्थिति रहती है। ठीक है, ये राइवल नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूज ऑफ लाइट हाउस जो है वो राइवल नहीं होता है, राइवल रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, यानी उत्पादन संभावना वक्र की जो स्लोप है वो कैसी होती है।
तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर है कि इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, ये जो उत्पादन संभावना वक्र की जो स्लोप है ये किसके बराबर होती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूपांतरण की जो सीमांत दर है उसके समान होती है। जैसे वाई वस्तु के लिए जो एक्स वस्तु की रूपांतरण की सीमांत दर है वो उसकी उस मात्रा को डिफाइन करती है जिस मात्रा से जो वाई वस्तु है उसके उत्पादन में कमी से युक्त साधनों की सहायता से जब हम एक्स वस्तु की एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं और वाई वस्तु के उत्पादन में जो भी हम कमी करनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और ये क्या है, इसमें क्या होती है, एक जो रूपांतरण की सीमांतर है वो दूसरे रूपांतरण की सीमांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि इसकी जो स्लोप है वो किसकी समान होती है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के समान होती है, रूपांतरण की सीमांतर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है, द गेन ऑफ प्रॉफिट इनकम फ्रॉम इंक्रीज इन इमिग्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इज। इसमें बताना है कि इमिग्रेशन जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं, ठीक है, जो अप्रवासी वर्कर हैं उनमें अगर इंक्रीज होता है तो उनके लाभ में आय वृद्धि जो है वो किस प्रकार होगी। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन से, तो बेसिकली इसका राइट आंसर होगा, इसमें क्या है, लेबर सप्लाई आफ्टर इमिग्रेशन एंड बिफोर इमिग्रेशन, यानी कि जो इमिग्रेशन है उससे पहले की सप्लाई ये थी, यानी कि इमिग्रेशन से पहले की सप्लाई तो ये वाली है। ठीक है, और इमिग्रेशन के बाद की सप्लाई जो है वो ये है। ठीक है, बाद में जो सप्लाई हो रही है वो ये हो रही है। तो इसमें पूछा है कि जो लाभ आय में वृद्धि है वो कितनी होगी, किसके इक्वल होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये वाली जो है ये इसको क्या है, ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है ये इसको क्या है, पहले तो क्या था, ये इतना हो रहा था, बाद में इतना हो, तो ये इसको क्या है, लाभ आय के रूप में इसको क्या है, ये वृद्धि हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द एरिया ऑफ डब्ल्यू, बी एंड डी और डब्ल्यू डैश, ये वाला एरिया जो है ये क्या है, इसके बराबर होगा। ठीक है, लाभ आय में वृद्धि का क्षेत्र इसको बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फॉर रेट पेंटिंग एंड रेयर स्टैम्प्स एटसेट्रा इज एक्सप्लेन्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग इफेक्ट, यानी कि इसमें क्या है, रेयर पेंटिंग्स एंड रेयर स्टैम्प्स, यानी कोई भी दुर्लभ पेंटिंग्स है, कोई भी रेयर चित्र है या फिर रेयर स्टैम्प है, स्टैम्प यानी टिकट है, इनकी डिमांड की व्याख्या हम निम्न में से कौन से इफेक्ट से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट क्यों होता है, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है स्नोब इफेक्ट में कि मान लो किसी वस्तु की जो प्राइस है वो गिर चुकी है। ठीक है, प्राइस गिरने पे कुछ लोग तो इसके प्राइस में गिरावट के कारण इसकी मांग में क्या है, वृद्धि करेंगे। ठीक है, कुछ लोग तो क्या है, मान लो कि डिमांड जो है वो कम हो गई, इसके कारण इसकी जो मांग है, प्राइस जो है वो गिर गई है तो इसकी डिमांड जो है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, मान लो कि किसी वस्तु की प्राइस गिर गई तो उसकी डिमांड क्या है, इंक्रीज कर देंगे कुछ लोग। ठीक है, कुछ लोग इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, पर कुछ सामान्य लोग जो हैं वो क्या है, अपने को अलग रखने के लिए कीमत में गिरावट होने के बाद भी उस वस्तु की मांग जो है वो कम कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ाएंगे नहीं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्नोब इफेक्ट कहते हैं। मान लो कि किसी वस्तु की प्राइस जो है वो कम हो गई है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने आप को अलग दिखाने के लिए कि हमें मतलब वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या है, यूनिक रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने आप को एक यूनिक पर्सन दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, किस वस्तु की जब प्राइस जो है वो डिक्रीज होती है तो वो उसकी डिमांड भी क्या है, उसकी डिमांड भी कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्नोब इफेक्ट बोलते हैं इसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मार्केट इज सेड टू बी इकोनॉमिकली एफिशिएंट इफ इट मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें क्या है कि कोई भी मार्केट है उसमें उसको क्या है, इकोनॉमिकल व्यू से अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा इकोनॉमिकल एफिशिएंट
किसको कहा जाएगा कि ये यदि वह क्या है, क्या मैक्सिमाइजेशन करता है, इनमें से कंज्यूमर सरप्लस करता है या फिर प्रोड्यूसर सरप्लस करता है, एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों करता है, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि किसी भी बाजार में जो हमारी इकोनॉमिकल एफिशिएंट है, इकोनॉमिकल व्यू से जो एफिशिएंट है, उसको हम कब मैक्सिमाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। यानी कि कोई बाजार है उसको आर्थिक दृष्टि से हम तब एफिशिएंट कहेंगे जब यदि उसका उपभोक्ता और जो उत्पादक हैं वो दोनों ही क्या है, एक सरप्लस में हो, यानी उन दोनों का ही जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइजेशन हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स आर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूसी रेंट। तो क्यूसी रेंट का जो फॉर्मूला है वो कौन से अर्थशास्त्रियों से रिलेटेड है, इसका हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2 स्टेटमेंट, यानी मार्शल एंड रॉबिन्सन दो अर्थशास्त्री जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूसी रेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था मार्शल ने। ठीक है, और इस धारणा को प्रतिपादन मार्शल ने उन साधनों के मूल्य या फिर पारिश्रमिक निर्धारण करने के लिए किया था जिनकी पूर्ति जो है वो शॉर्ट रन में क्या है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, ऐसे संसाधन जिनकी सप्लाई जो है वो शॉर्ट रन में क्या है, कांस्टेंट रहती है, और कांस्टेंट जो भी साधन होते हैं उसको दीर्घकाल में मिलने वाली जो आय होती है उसको क्या बोलते हैं, हम रेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो सिर्फ क्या है, हमें शॉर्ट रन में ही प्राप्त होता है, तो इसको मार्शल ने क्या बोला है, क्यूसी रेंट बोला है। आई होप कि आपको क्यूसी रेंट समझ आ गया है कि क्या होता है ये, और इसको हम एक फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं, जिससे क्यूसी रेंट को हम निकाल सकते हैं हमारा TR माइनस TVC, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, क्यूसी रेंट निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है मार्शल एंड रॉबिन्सन ने दिया गया है। ठीक है, और इसको प्रतिपादन करने का श्रेय तो वैसे मार्शल को जाता है, उसके बाद रॉबिन्सन ने भी इनका साथ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया है। इन द एडजॉइंग डायग्राम विच ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न की जो रेखा है वो कौन सी रेखा है वो प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, वो हमें बताना है। यानी पैमाने के प्रतिफल जो हम पढ़ते हैं, घटते पैमाने के प्रतिफल, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, स्थिर पैमाने के प्रतिफल जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें मतलब बताना है कि इनमें से ये रेखा है, एक ये वाली रेखा है और एक ये वाली रेखा। तो इनमें से बताना है कि कौन सी रेखा जो है वो लॉ ऑफ रिटर्न यानी पैमाने के प्रतिफल जो है, रेखा प्रतिफल के नियम को निरूपित करती है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी OA रेखा जो है ये क्या शो करती है, ये शो करती है हमारे लॉ ऑफ रिटर्न को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द adjacent diagram which of the following effect will after the aggregate demand curve AD। एग्रीगेट डिमांड कर्व AD दिया गया है, इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा इफेक्ट जो है हमारे टोटल डिमांड कर्व जो है उसको परिवर्तित करेगा। ठीक है, यानी एग्रीगेट डिमांड कर्व है उसको चेंज करेगा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें जो भी सबसे पहला है ट्रेड इफेक्ट, लिक्विडिटी इफेक्ट एंड वेल्थ इफेक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। ट्रेड इफेक्ट यानी व्यापार प्रभाव जो है, तरलता प्रभाव है और धन प्रभाव है या संपत्ति प्रभाव है, ये तीनों इसको क्या है, एग्रीगेट डिमांड जो कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है इसको क्या है, इफेक्ट करते हैं, या इसमें जो भी चेंज होता है वो इनके कारण क्या है, इफेक्ट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2 दी गई है। एक साइड में हमें इकोनॉमिक्स के नाम दिए गए हैं, दूसरी साइड उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं वो दिया गया है। तो हमें बताना है कि कौन सा इनमें से सही मैच है। सबसे पहले आता है केंज। तो केंज क्या बात करता है, केंज बात करता है कि इंटरेस्ट जो है वो एक
मॉनिटरी फिनोमिना है, ठीक है। यानी केंज क्या कहता है कि इंटरेस्ट जो है वो एक मॉनिटरी फिनोमिना है। उसके बाद इरविंग फिशर क्या बोलते हैं कि जो इंटरेस्ट है वो नॉन मॉनिटरी फिनोमिना है, यानी कि ब्याज जो है वो अमौद्रिक घटना है, ठीक है। फिशर बोलता है कि नॉन मॉनिटरी है, केंज बोलता है मॉनिटरी फिनोमिना है, विक्सेल बोलता है कि ये दोनों ही है, मॉनिटरी भी है और नॉन मॉनिटरी भी है, ठीक है। विक्सेल दोनों को करता है। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं, क्लासिकल बोलते हैं कि ब्याज जो है वो एक रियल फिनोमिना है, यानी कि एक वास्तविक घटना है ये, ठीक है। ये इनके कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह से बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया है, लेकिन इसको सिंगल वे में भी पूछा जा सकता है। जैसे केंज का दे देंगे और ऑप्शन ये 4 दे देंगे और नाम ओनली केंज का दे देंगे कि केंज के द्वारा बताओ इनमें से कौन सा कहा गया है, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आई थिंक पूछा भी गया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, इसको आप इनके अकॉर्डिंग सेट कर लेना। केंज का आएगा 4 इन 2 ऑप्शन में है। उसके बाद इरविंग फिशर का आएगा 2 अब इसमें है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1973 ऑयल क्राइसिस also triggered a widespread economic crisis in USA and some European nations. In this context, which statement are true? मतलब कि 1973 में क्या है, ऑयल ट्रेजिडी, ठीक है। ऑयल ट्रेजिडी अमेरिका और कुछ यूरोपीय कंट्रीज जो हैं उनमें क्या है, काफ़ी आर्थिक संकट को इसने जन्म दिया था। इस बताना है कि इसके संदर्भ में इन तीनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। सबसे पहले है इट लेड टू disillusionment which established policies based on Keynesian economics, यानी कि इसके कारण जो केंज का अर्थशास्त्र है, केंज के अर्थशास्त्र पे जो भी बेस्ड नीतियाँ थी वो क्या है, ख़त्म हो गई थी, ठीक है। यानी कि उनका क्या है, डिसइल्यूजनमेंट हो गया था, ठीक है, मोह भंग हो गया था। केंज की जो भी पॉलिसीज थी वो मतलब वर्क नहीं कर रही थी उस टाइम। नेक्स्ट है देयर इमर्ज्ड मेलेडली नोन एज स्टैगफ्लेशन। इसमें क्या है, जो अवरोध स्फीति या स्टैगफ्लेशन जो है, स्टैगफ्लेशन की उत्पत्ति हुई, ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जहाँ पे मंदी एंड महंगाई जो है वो एक साथ साथ हो, ठीक है। और बेरोजगारी भी इसमें क्या है, एक साइड तो क्या हो मंदी है, ठीक है, और साथ में क्या है, बेरोजगारी भी है, और साथ में क्या है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है, ठीक है। ये सब चीज़ें एक साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम ये सिचुएशन क्या है, उत्पन्न हुई थी। तो बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो चुकी है। थर्ड है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स एमर्ज एज अ चैलेंज टू केंजियन इकोनॉमिक आइडियाज़। और जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे तो उन्होंने क्या है, केंज के जो भी विचार थे उनको क्या है, एक चैलेंज के रूप में उनको लिया, ठीक है। तो इसका राइट बिल्कुल ये सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ISLM फ्रेमवर्क एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल बी रिजल्ट इन। मतलब इसमें क्या पूछा है कि ISL फ्रेमवर्क जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा जो सरकारी व्यय है, सरकारी खर्चा है, एक्सपेंडिचर जो है उसमें वृद्धि हो जाए तो इनमें से क्या रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका डायरेक्ट आंसर करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंक्रीज इन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट ऑफ बोथ। जब क्या है जो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो इसमें क्या है, इंक्रीज इन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट बोथ, यानी दोनों बढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो क्या होते हैं, गवर्नमेंट जब ज़्यादा खर्चा करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है तो क्या है, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों के पास जो उनकी इनकम है वो बढ़ती है, ठीक है। और इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरेस्ट रेट एंड इनकम दोनों इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज लीकेज इन द फोर्स ऑफ द मल्टीप्लायर। यानी कि निम्न में से बताना है कि जो मल्टीप्लायर है उसके लीकेज होने की क्या रीज़न है, ठीक है। लीकेज होने का क्या रीज़न है, किसको माना जा सकता है। सबसे पहले है हायर प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, यानी आयात की उच्च प्रवृत्ति, बिल्कुल
बिल्कुल सही है। जब क्या है, जब हम ज़्यादा आयात करेंगे तो जो हमारी इनकम है वो क्या है, कम होती है। ठीक है, तो ये एक लीकेज के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है बचत, हाइयर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत करने की उच्चतर प्रवृत्ति भी इसको क्या है, कम करती है। मतलब कि क्या है, जब हम सेव ज़्यादा करेंगे, ठीक है, अब सेविंग करेंगे, किसी वस्तु पे खर्चा नहीं करेंगे, तो क्या है, जब तक क्या होता है कि जैसे मनी सर्कुलेशन में नहीं होती है, ठीक है, तो उससे क्या है, इनकम जो है वो कम होती है। ठीक है, और जैसे जितना ही मनी क्रिएशन होता है उतना ही साख की मात्रा जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट ये दोनों सही है। यानी कि ये क्या है, गुणक के लीकेज के कारण है। एक तो क्या है, हाई प्रवृत्ति, सेव करने की हाई प्रवृत्ति, और आयात करने की हायर प्रोपेंसिटी। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। नेक्स्ट पार्ट में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इसको 2-3 पार्ट में इस पेपर को पूरे को कवर करेंगे, और इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।